टाइप, लोड्स एंड लोड्स ऑफ मीन्स मैनी, बहुत सारे। तो वो ऐसे नहीं लगते थे, उसके दादाजी ऐसे नहीं लगते थे, उनकी शक्ल सूरत, उनका हुलिया, उनकी अपीयरेंस ऐसे नहीं लगते थे कि वो कोई गृहस्थी आदमी हो, फक्कड़ बाबा लगते थे। और उनके कोई पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ऐसा लगता ही नहीं था। और इतने बूढ़े थे कि ऐसा लगता था कि उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। She often told us of the games she used to play as a child. और जहाँ तक दादी माँ के सुंदर या जवान होने की बात थी, तो ये तो थोट ही बड़ा रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल विश्वास करना या विद्रोह कर देना। ऐसा विचार आते ही उनका मन विद्रोह कर रहा था, मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनकी दादी माँ भी कभी यंग या प्रिटी रही होंगी। और वो अपनी कहानियों के बारे में हमें बताती थी कि जब वो छोटी होती थी तो वो जो गेम्स खेलती थी उन गेम्स के बारे में बताती थी। जैसे कि हर एक व्यक्ति के दादा दादी हमें बताते हैं कि वो जब छोटे होते थे तो ये भी गेम खेलते थे, ये गेम खेलते थे, ऐसे करते थे। तो ये सब बातें वो हमें बताते हैं। इसी तरह से उसकी दादी माँ भी बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Absurd means होता है illogical और undignified होता है disrespectful. Fables होता है fictitious stories, काल्पनिक कहानियां जो मोरल टीचिंग के लिए बच्चों को कुछ सिखाने के लिए प्रोफेट्स द्वारा, संतों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा बताई जाती थी। तो इन लाइंस में खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब उसकी दादी माँ अपनी कहानियाँ बताती थी, अपनी गेम्स के बारे में हमें बताती थी, तो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लगती थी, हमें उन पर विश्वास नहीं होता था और बड़ी अच्छी नहीं लगती थी। उनकी गरिमा को देखते हुए, उनके चरित्र को देखते हुए ऐसा लगता था जैसे कि कोई काल्पनिक कहानियां संत महात्मा सुनाया करते थे। She had always been short, fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में हमें बताते हैं कि कैसी दिखने में कैसी थी वो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी माँ छोटे कद की थी, थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बेंट थी क्योंकि उनकी पीठ पर कुबड़ था, थोड़ी सी झुक करके वो चलती थी, झुकी हुई थी। और उनके चेहरे पर एक क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स था। क्रिस क्रॉस कहते हैं एक पैटर्न को, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को काट रही हों, तो उस पैटर्न को क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो उनके चेहरे पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी कि वो हर कहीं से शुरू होकर हर कहीं पर जा रही थी, यानी हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स। No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. राइटर कहते हैं कि उनकी दादी माँ हमेशा से बहुत बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि शायद और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। और लेखक उसको जब से जानते थे तब से वो बूढ़ी थी और ऐसा लगता था कि वो पिछले 20 ईयर से उसी एज पर रुकी हुई है और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं पा रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। यहाँ राइटर ने इस लाइन के जरिए हमें बताया है कि उसकी दादी माँ का अपीयरेंस जो था, जो उनकी फिजिकल लुक था, वो तो ब्यूटीफुल नहीं था, बट शी वॉज इंटरनली ब्यूटीफुल। उसमें इनर ब्यूटी थी, उनके अंदर आंतरिक गुण थे जो उसको सुंदर बनाते थे। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stool,
and the other telling the beads of her rosary. Hobbled means होता है to walk in an awkward way. जैसे बुजुर्ग होते हैं वो उनकी चाल थोड़ी अजीब हो जाती है. Spotless white कहते हैं बिल्कुल साफ सफेद कपड़े जिन पर कोई दाग धब्बे ना लगे हों. एंड stoop means पीठ के अंदर जो कुबड़ होता है जिससे कि व्यक्ति झुक करके चलता है. रोजरी माला को कहते हैं. जैसे बुजुर्ग लोग माला को जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो एक एक मंत्र बोलते हैं और एक एक मन का जो है एक एक मोती को घुमाते जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रोजरी. तो दादी माँ सारा दिन घर में घूमते थे बिल्कुल सफेद कपड़े पहन करके जिन पर कहीं वो दाग धब्बा नहीं लगने देती, बहुत साफ सुथरी रहती थी. और जब वो चलती थी तो उसका एक हाथ उनकी पीठ पर रहता था और दूसरे हाथ में हमेशा उनकी माला होती थी जिससे वो भगवान का नाम जपती थी, हमेशा प्रेयर्स करती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. तो दादी माँ जो थी उनके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, बहुत बूढ़ी थी, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, जो सफेद बाल थे, वो उनके चेहरे पर हमेशा बिखरे रहते थे और ज्यादा साफ नहीं होते थे, उनमें कंघी भी नहीं की होती थी और उनका चेहरा चोंच की तरह तीखा हो गया था और उनके लिप्स हमेशा भगवान की प्रार्थना में लीन रहते थे, हमेशा वो भगवान की प्रार्थना बोलते रहते थे. उनके लिप्स से आवाज समझ नहीं आती थी, सुनाई नहीं देती थी, बट लगता था कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही है. हाँ, वो वास्तव में सुंदर थी. माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. दादी माँ और उसके पोते की यानी लेखक की दोस्ती यहाँ से शुरू हो जाती है. जब उसके माता पिता शहर में सेटल होने के लिए चले गए तो वो उसे अपनी दादी माँ के पास गांव में रहना पड़ा और यहाँ से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई. और लेखक कहता है कि तब से लेकर के हम कंटिन्यूअसली रेगुलरली साथ साथ रहते थे और दादी माँ रोजाना मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I love her voice, but never bothered to learn it. लेखक कहते हैं कि जब दादी माँ उसको रोजाना सुबह नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, तो साथ साथ में वो अपनी प्रेयर भी बोलती रहती थी, भगवान का नाम भी लेती रहती थी, जो एक ही ताल में वो बोलती थी, एक ही सुर में बोलती थी. और वो काफी डल और बोरिंग होता है जब एक ही सुर में एक ही ताल में वो चलता जाए. तो दादी माँ बोलते थे, उस प्रार्थना को हमेशा इसलिए बोलते थे राइटर को तैयार करते हुए ताकि वो उसकी प्रेयर को सुन सके और सुन करके उसको याद कर सके, ताकि उसको याद हो जाए, इस भावना से वो बोलते थे. और खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं उसकी आवाज़ सुनता था बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी इसको याद करने की कोशिश नहीं की. When she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. राइटर कहते हैं कि तब उसकी दादी माँ उसकी लकड़ी की तख्ती निकालती थी. पहले जो फेच मीन्स होता है टू गेट, लेकर आना. वुडन स्लेट जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लकड़ी की तख्ती होती थी, वुडन स्लेट होती थी, उसके ऊपर लिखा जाता था ताकि राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सके. और इस लकड़ी की फट्टी को पीली मिट्टी से के चाक से इसको प्लास्टर किया जाता था, फिर सुखाया जाता था और फिर उसके ऊपर इंक पोट से
और शाही लेकर के और कलम से इसके ऊपर लिखा जाता था। तो राइटर कहते हैं कि मेरी दादी माँ फिर मेरी वुडन स्लेट लेकर आती, जो कि उसने पहले ही वॉश करके और पीली मिट्टी से उसको प्लास्टर किया होता था, और एक छोटी सी मिट्टी की शाही की दवात और एक रेड पेन मुझे देती थी। इन सबको एक बंडल में बांध करके वो मुझे दे देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और इसके बाद नाश्ता होता था। राइटर कहते हैं कि दादी माँ उसका बड़ा ध्यान रखती थी, और पहले गांव में जैसे होता था, रात की जो बची हुई रोटी थी, थिक स्टेल जो मोटी और बासी रोटी होती थी, उस चपाती के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी शुगर डाल करके दादी माँ उसको देती थी नाश्ता करने के लिए। और ये नाश्ता करने के बाद फिर दोनों स्कूल जाते थे, और अपने साथ जाते हुए वो बहुत सारी स्टील चपाती अपने साथ भी लेती थी, ताकि गांव के कुत्तों को, विलेज डॉग्स को वो रोटियां खिला सकें। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer. दादी माँ और मैं हमेशा इकट्ठे स्कूल जाते थे, क्योंकि मेरा स्कूल मंदिर के साथ लगता था, जहाँ प्रीस्ट जो थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, और दादी माँ वहाँ मंदिर में जाती थी। तो प्रीस्ट हमें वहाँ अल्फाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, और दादी माँ मेरे साथ जाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सारे बच्चे मंदिर के पास जो बरामदा था उसमें दोनों तरफ लाइनों में बैठते थे, पंक्तिबद्ध बैठते थे, और वहां पर इकट्ठे मिलकर के जोर जोर से अल्फाबेट्स बोलने की प्रैक्टिस करते थे। उस समय मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठी होती थी, और वहां पर वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स क्या होता है? जो रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक किताबें मेरी दादी माँ वहां बैठकर पढ़ते थे, और हम वहां पर वर्णमाला सीखते थे। When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. जब हम दोनों ही अपना काम समाप्त कर चुके होते थे, यानी मैं प्रेयर सीख चुका होता था और अल्फाबेट्स हम पढ़ लेते थे, और दादी माँ अपनी धार्मिक किताबें पढ़ लेती थी, उसके बाद हम दोनों इकट्ठे वापस घर की तरफ आते थे। लेकिन गांव के जो डॉग्स थे वो हमें टेंपल के डोर पर ही तैयार मिलते थे। वो वेट कर रहे होते थे हमारी कि कब दादी माँ आए और कब उनको रोटियां खिलाएं। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. फिर कहते हैं कि दादी माँ उनको रोटियां खिलाती थी, टुकड़े तोड़कर फेंकती जाती थी, और वो कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते और घुराते हुए एक दूसरे पर और चपातियां खाते हुए हमारे पीछे पीछे चलते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. तो राइटर कहते हैं कि यहाँ अब उनकी दोस्ती में, उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, क्योंकि जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी के अंदर जाकर के, तो उन्होंने दादी माँ को और खुशवंत सिंह को भी शहर में बुला लिया। अब उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। कैसे आ गया? हालांकि उनका कमरा सेम था, शहर में आने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ एक ही रूम को शेयर
करते थे, लेकिन अब दादी माँ पहले की तरह उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, और क्योंकि अब राइटर एक बस में बैठ करके इंग्लिश स्कूल में जाता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, और इसलिए दादी माँ वहाँ नहीं जा सकती थी। There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Courtyard means बरामदा होता है। गांव में तो दादी माँ डॉग्स को रोटियां खिलाती थी, लेकिन यहाँ पर गलियों में क्योंकि डॉग्स नहीं थे, इसलिए अब दादी माँ ने स्पैरोज को रोटियां खिलानी शुरू कर दी, उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। और शहर का जो घर था उसके बाहर जो उनका आंगन था, बरामदा था, वहां पर वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, we continued to wake me up and get me ready for school. अब लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो है, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उसमें एक पूरा परिवर्तन आना शुरू हो गया, चेंज आना शुरू हो गया। रोल्ड बाय मीन्स टाइम पास होना। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वर्ष गुजरते गए, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। कुछ दिनों तक तो दादी माँ ने मुझे जगाना जारी रखा। वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेकिन क्योंकि अब कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती थी, इसलिए दादी माँ उसके बारे में पूरी नहीं जानती थी। इसलिए थोड़े दिनों बाद ये सिलसिला भी बंद होता चला गया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. राइटर कहते हैं कि गांव में तो वो स्कूल में इकट्ठे जाते थे और वहाँ पर प्रीस्ट उनको भगवान के बारे में प्रार्थना भी सिखाता था, अल्फाबेट्स भी सिखाते थे। लेकिन अब चूंकि वो इंग्लिश स्कूल में जाता था और एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, तो जब वापस आता तो दादी माँ उससे पूछती थी कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया, और मैं उससे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बता देता, कुछ वेस्टर्न साइंस और कुछ संसार की जनरल नॉलेज के बारे में, साइंस के लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में मैं उसको बताता था, जिसके बारे में दादी माँ को कुछ पता नहीं होता था। तो दादी माँ नाराज हो जाती थी, वो खुश नहीं थी। This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. जब मैं ये सारी बातें दादी माँ को बताता था साइंस के बारे में और जीके के बारे में, तो दादी माँ बड़ी नाखुश हो जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमें भगवान के बारे में इन स्कूल्स में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, और जो हमें पढ़ाया जाता था उस पर उनको विश्वास नहीं था। इसलिए वो बड़ी उदास होती थी, चिंतित रहती थी। डिस्ट्रेस मीन्स एक्सट्रीमली सोर होना, एंजाइटी होना, चिंतित होना। इसलिए वो चिंतित होती थी क्योंकि स्कूल्स में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. एक दिन मैं जब घर आया और आकर के मैंने सबको बताया कि स्कूल में हमें म्यूजिक की भी शिक्षा दी जाएगी, संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि संगीत सीखना अच्छे लोगों का काम नहीं है, डिग्निफाइड लोग संगीत नहीं सीखते, ये केवल भिखारियों के लिए ये काम होता है संगीत सीखना। हालांकि आजकल तो संगीत में बहुत अच्छा करियर होता है, सारेगामापा जैसे
म्यूजिक प्रोग्राम्स आप चैनल पर देखते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो मानी जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग ऐसा सोचते थे कि ये भिखारियों का काम है, इसलिए दादी माँ नाराज हो गई। She said nothing, but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. अब दादी माँ ने कहा तो कुछ नहीं, जब मैंने कहा कि हमें संगीत सिखाया जाएगा तो कहा कुछ नहीं, लेकिन जो बहुत कम मुझसे बात करती थी। रियली मीन्स बहुत कम, और उसकी चुप्पी ये दर्शा रही थी, उसका साइलेंस ये शो कर रहा था कि वो मुझे अप्रूव नहीं कर रही थी संगीत सीखने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इसके बाद मुझसे बात करनी बहुत कम कर दी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. Snap means break suddenly and completely. पूरी तरह से अचानक टूट जाना उसको स्नैप कहते हैं। तो राइटर बताते हैं, खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो उनको अपना कमरा दे दिया गया, और फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था, यानी एक ही कमरे में वो रहते थे, आज वो लिंक भी टूट गया था पूरी तरह से। अब वो दोनों की दोस्ती एकदम समाप्त हो गई थी। दादी माँ कम बात करती थी और एक ही कमरे में पहले रहते थे, लेकिन अब उसको कमरा भी दूसरा मिल गया, तो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का दादी माँ के साथ, वो भी टूट गया, ऐसा लगता था खुशवंत सिंह। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means होता है the state of being private and away from people. लोगों से अलग थलग हो जाना, अकेला हो जाना। एंड रेजिग्नेशन मीन्स होता है बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी प्रकार का विरोध किए और उस बात को स्वीकार कर लेना। अब दादी माँ ने अपने इस अकेलेपन को बिल्कुल शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। पहले हम एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब मुझे कमरा अलग दे दिया गया था, दादी माँ का कमरा अलग हो गया था। तो अब उसने अपने इस लोनलीनेस को, अपने इस एकांत को, अकेलेपन को बड़े सहज भाव से बिना किसी प्रकार का विरोध किए और उसको सहन कर लिया था और उसको मान लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel क्या होता है? Household machine with wheel attached to it for spinning yarn. गांव में आपने देखा होगा जब लेडीज सूत काटती हैं तो एक लकड़ी का बना हुआ चरखा यूज करती हैं, उस पर एक व्हील लगा होता है, उसको घुमाती हैं और उससे रुई से सूत बन जाता है, धागा बन जाता है। दैट इज स्पिनिंग व्हील। तो दादी माँ ने अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। अब वो बहुत कम बात करती थी किसी से और लगातार चरखा काटती रहती थी, बहुत कम बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सुबह से लेकर सनराइज से लेकर के सनसेट तक वो सारा दिन स्पिनिंग व्हील को चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी। चुपचाप अपनी प्रार्थना में लीन रहती थी और चरखा काटती रहती थी। वो बहुत कम बात करती थी किसी से। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। लेकिन दोपहर के समय वो थोड़ी देर के लिए रुकती थी, उस चरखे को छोड़ती थी और वो समय होता था स्पैरोज को फीड करने का, स्पैरोज को खाना खिलाने का। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Chirrupings, the noise of small bird. जो चिड़ियाँ होती हैं या छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, वो जब चहचहाते हैं, चिरपिंग करते हैं तो बड़ी अच्छी मधुर आवाज़ आती है
तो दादी माँ जब बरामदे में बैठती थी, आंगन में बैठती थी और रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े बनाती थी, टुकड़े करके उन छोटे छोटे पक्षियों को खिलाती थी, तो वो बहुत सारे पक्षी, सैकड़ों पक्षी, सैकड़ों स्पैरो जो हैं वहाँ पर इकट्ठी हो जाया करती थी और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शोर करती थी और दादी माँ उनको खाना खिलाती थी। जब खाना खाते हुए, रोटियां खाते हुए, ब्रेड के पीसेस को खाते हुए और सारी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा शोर करती थी। She smiled but never shooed them away. It used to be the happy half hour of the day for her. वो मुस्कुराती थी, चिड़ियाँ जब चहचहाती थी, शोर मचाती थी और दादी माँ उनको देख करके मुस्कुराती थी, लेकिन वो कभी भी उन्होंने उनको शू करके उड़ाया नहीं। और यह समय दादी माँ के लिए, ये जो आधे घंटे का समय था, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा खुशी भरा समय, हैप्पीएस्ट आवर होता था उसके लिए, सबसे खुशी भरा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. और यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना था। आई वॉज टू गो अब्रॉड। तो मुझे लगा कि मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि मैं पूरे 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था, विदेश में जाने वाला था और उसकी एज को देख करके ऐसा नहीं लगता था, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कितने दिन तक जिंदा रहेगी। इसलिए खुशवंत सिंह को लगता था कि उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी कि उसका पोता जो है बहुत दिनों के लिए विदेश जाने वाला है। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन मेरी दादी माँ कर सकती थी ऐसा, वो सहन कर सकती थी, वो जिंदा रह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होते हैं अपनी फीलिंग्स को शो करना, इमोशनल हो जाना, भावना व्यक्त कर देना। तो दादी माँ जो थी रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए भी आई और मुझे फेयरवेल करने के लिए, अलविदा कहने के लिए आई, लेकिन वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। मुझे लगता था कि दादी माँ बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि बचपन से ही उसकी खुशवंत सिंह के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई और इमोशन दिखाने की बात तो अलग थी, उसने मुझसे बात भी नहीं कही और वो अपने आप में ही व्यस्त थी। शी वॉज ऑलवेज बिजी इन सेइंग प्रेयर्स। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। बीड्स होते हैं जो मोती होते हैं, जो माला के अंदर मोती होते हैं, मोतियों से मिलकर माला बनती है। तो दादी माँ बिजी थी, हमेशा बिजी रहती थी अपनी प्रेयर्स में और उसका माइंड भी उसकी प्रेयर में ही लीन था। केवल उसकी उंगलियां चल रही थी जो अपनी माला के मोतियों को घुमा रही थी, हर एक मंत्र के बाद वो उसको घुमा रही थी। बाकी वो पूरी तरह से बिजी थी, ना उसने राइटर से कोई बात की, न ही किसी प्रकार की कोई भावनाएं उसने शो की, जैसा कि राइटर को लगता था कि शायद वो सेंटिमेंटल हो जाएगी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उसने विदा देते हुए केवल मेरे फॉरहेड पर किस किया और मुझे लगा, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि ये उसकी आखिरी निशानी है। मुझे मोस्ट होता है वेट एंड इम्प्रिंट मीन्स इम्प्रेशन, चेरिश्ड मीन्स टू होल्ड समथिंग डियरली। तो मुझे ऐसा लगा कि
जो उसने मुझे किस किया है वो शायद हमारे बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, हमारा आखिरी बार संपर्क हो रहा था। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं वापस आऊंगा 5 साल बाद तो मुझे दादी माँ जिंदा शायद नहीं मिलेगी। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। पूरे 5 साल बाद जब मैं वापस घर आया तो मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन पर मिली। वो मुझे लेने के लिए वहाँ आई हुई थी। She did not look a day older, और एक दिन भी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी, और अब भी उसके लिए शब्दों पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, और वो बिल्कुल बिजी थी अपनी प्रेयर करने में और अपनी माला घुमाने में। हालांकि उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया, अपनी बाहों में मुझे भर लिया, और मैं उसकी प्रार्थना सुन सकता था। इन ऑडिबल प्रेयर्स उसके पास मैं सुन सकता था उसके होठों से। शी वॉज बिजी इन praying to God. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes means होते हैं लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, धीरे धीरे से प्यार से डांट देना। 5 साल बाद खुशवंत सिंह घर आए, लेकिन आज भी उसकी दादी माँ के लिए जो हैप्पीएस्ट जो उसके मोमेंट थे, जो सबसे ज़्यादा खुशी भरा समय था, वो वही था जब वो अपनी स्पैरोज को फीड करती थी, उनको खाना खिलाती थी। अब वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाते थे, उनमें खाना खिलाते हुए और ज़्यादा टाइम लगाती थी, और उनके साथ मीठी मीठी उनको डांट भी पिलाती थी, बार बार में उनको डांटती भी थी बड़े प्यार से। इन द इवनिंग a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. लेकिन शाम को अचानक उनके अंदर एक परिवर्तन आ गया, एक चेंज आ गया। आज पहली बार उसने प्रे करना बंद कर दिया। अब दादी माँ प्रे नहीं कर रही थी। क्या किया उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा कर लिया और कहीं से एक पुरानी ढोलक ले आई और गाना शुरू कर दिया। यानी राइटर जब घर पहुंचा 5 साल बाद, तो शाम को दादी माँ ने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया, और जिस तरह से मैरिज में लेडीज गाना गाती हैं उस प्रकार से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. Thump means hit करना, पीटना. Sagging means sinking downwards. Skins of the dilapidated. Dilapidated means old and worn out. जो ढोलक होते हैं उसके दोनों तरफ जहाँ बजाई जाती है उसको, वो लेदर का पीस लगा होता है, चमड़े का पीस लगा होता है। तो दादी माँ ने कहीं से ढोलक के अरेंज कर लिया और लगातार कई घंटे तक वो उस सूखी हुई ढोलक के जो सूखे हुए चमड़े को पीटती रही, यानी उस ढोलक को काफी देर तक बजाती रही, कई घंटों तक उसको बजाती रही और गीत गाती रही। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धा युद्ध करने के बाद जैसे विजेता बन करके आते हैं, तो उनके आने की खुशी में जो गीत गाए जाते हैं, वही गीत दादी माँ गा रही थी अड़ोस पड़ोस की औरतों के साथ। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. हमें उसको परsuade करना पड़ा, मनाना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी रुकने के लिए कि कहीं ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए। ओवर स्ट्रेनिंग क्या होता है? ओवर डूइंग ऑफ समथिंग, थकावट हो जाना, बहुत ज़्यादा कोई काम करने पर थकावट जैसे हो जाती है। तो राइटर कहते हैं
कि दादी माँ ढोलक बजा रही थी, गीत गा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। हमें उनको मनाना पड़ा, उनको परsuade करना पड़ा कि कहीं वो बहुत ज़्यादा थकावट उनको ना हो जाए। और आज पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको देखा था जब वो प्रे नहीं कर रही थी, कोई और काम कर रही थी। अदरवाइज बचपन से आज तक मैंने उनको प्रे करते हुए देखा था। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अगली सुबह दादी माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये एक माइल्ड फीवर है, हल्का सा बुखार है और बहुत जल्दी चला जाएगा। लेकिन मेरी दादी माँ बिल्कुल अलग सोचती थी। उनको लगता था, उन्होंने हमें कहा कि उनका अंत नजदीक है। हर डेथ वॉज नियर। जो पुराने जमाने में बुजुर्ग थे उनको पता लग जाता था कि मरने से पहले वो खुद बताते थे कि अब मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, आई एम गोइंग टू डाई। इन द सेम वे राइटर की ग्रैंडमदर ने भी उनको बता दिया कि अब ये बुखार ठीक नहीं होगा और उसका अंत आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. दादी माँ ने कहा कि अपनी जिंदगी का लास्ट चैप्टर क्लोज होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था। वो ढोलक बजा रही थी, गीत गा रही थी, तो उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया। तो दादी माँ ने कहा कि क्योंकि उसने पहले प्रे करना बंद कर दिया था और अब उनका अंत नज़दीक है, इसलिए वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे हमसे बात करने के लिए। आमतौर पे जब बुजुर्ग कोई बीमार होता है, मरने वाला होता है, तो वो अपने घर के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके उनसे बात करते हैं, सब बात बताते हैं। लेकिन दादी माँ बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करने वाली थी और केवल वो अपना ध्यान भगवान के प्रे में लगाना चाहती थी। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट होता है ऑब्जेक्शन करना किसी चीज़ के खिलाफ। हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उनको, और वो बेड में बड़ी शांति से पीसफुली लेटी रही और अपनी माला को घुमाते रही, अपने भगवान को याद करते रही। हर लिप्स वर बिजी इन प्रेइंग टू गॉड इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमें कुछ संदेह होता उससे पहले ही उसके होठ हिलने बंद हो गए, उसके हाथों से माला गिर पड़ी, लाइफलेस फिंगर्स निर्जीव उंगलियों में से माला गिर गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। बिल्कुल शांत हो गई वो, और उसके चेहरे पर शांति छाई हुई थी और हमें ये पता था कि वो मर चुकी है। अब दादी माँ मर चुकी थी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कस्टमरी होते हैं ट्रेडिशनल, जो हमारी परंपरा, जो हमारे कस्टम्स चले आ रहे हैं। श्राउड होता है पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू रैप ए डेड पर्सन। कफन जो होता है किसी भी मुर्दा व्यक्ति को कवर करने के लिए जो कपड़ा उसको उड़ाया जाता है, रैप किया जाता है, पहनाया जाता है। तो हमने जैसा कि रिवाज था, रिवाज के अनुसार हमने दादी माँ को बेड से नीचे उतार लिया और जमीन पर उसको सुला दिया और एक लाल
कफन से उसको ढक दिया और कुछ घंटे, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मरने के कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद ही रोने के बाद, अपना शोक व्यक्त करने के बाद फिर वही जिंदगी के आम रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि हमने उसको नीचे उतार लिया, कफन से ढक दिया, और कुछ देर तक मौनी करने के बाद, शोक व्यक्त करने के बाद हम लोग उसके दाह संस्कार की यात्रा के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। इन द इवनिंग वी वेंट to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Crude means in a natural state, roughly made. Cremated, to dispose of or burn a body after somebody is dead. And blaze means a very large burning fire. शाम के समय जब हम दादी माँ को जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए ले जाने वाले थे, तो हम जैसे ही उनके कमरे के अंदर गए, उस समय सन सेट हो रहा था, द सन वाज सेटिंग, और पूरे बरामदे में और कमरे में सूर्य की रोशनी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन लाइट फैली हुई है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब हम अंदर जाने लगे तो हमें आधे रास्ते में रुकना पड़ा, कोर्टयार्ड में हमें रुकना पड़ा, क्योंकि पूरे बरामदे में और पूरे कमरे में जहाँ पर दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई थी, रेड श्राउड में लिपटी हुई, पूरे बरामदे में और पूरे कमरे में हजारों स्पैरोज जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज बैठी हुई थी, फर्श के ऊपर बैठी हुई थी जहाँ दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई थी. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some breads for them. सब स्पैरोज बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल साइलेंट थी, कोई चिरपिंग नहीं हो रही थी, कोई चहचहाट नहीं थी. और अब हमें बड़ा दुख हुआ उन बर्ड्स के लिए, क्योंकि दादी माँ उनको रोजाना खाना खिलाती थी, उनको ब्रेड्स के टुकड़े दिया करती थी, लेकिन आज दादी माँ मर चुकी थी, इसलिए इन पक्षियों को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था. तो हमें बड़ा दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड्स ले आई. The way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's scopes off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. यहाँ राइटर कहते हैं कि जब उनकी माँ ने, मदर ने उसी तरह से उन ब्रेड्स के टुकड़ों को तोड़ा जैसे मेरी ग्रैंडमदर तोड़ा करती थी, उनको खिलाया करती थी, तो स्पैरोज ने उन ब्रेड्स का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज वो स्पैरोज वहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आई थी. उनका इतना रिलेशनशिप बिल्ड हो गया था ग्रैंडमदर के साथ, इनका इतना अटैचमेंट था कि उनको मालूम था, पक्षी भी जानते थे कि दादी माँ मर चुकी है. वो अपना शोक व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आई थी, उनके प्रति अपनी सिंपैथी शो करने के लिए वहाँ आई थी, और इसलिए उन्होंने ब्रेड क्रम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. और जब दादी माँ की डेड बॉडी को हम लोग ले करके गए दाह संस्कार के लिए, तो उसके बाद वो सभी स्पैरोज चुपचाप वहाँ से उड़ गई. और अगले दिन स्वीपर ने उन सभी ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया. झाड़ू लगाई तो सारे उन टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया. यानी दादी माँ के प्रति वो सभी स्पैरोज अपना शोक व्यक्त करने के लिए वहाँ आई थी. इतनी रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड हो गई थी.
तो इस प्रकार से राइटर हमें अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी रिलेशनशिप बिल्ड हुई और किस तरह से अंत में दादी माँ की डेथ हो गई।